हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी आर कोचिंग। आज हम स्टैंडर्ड 10th का बायोलॉजी का लेसन सीखेंगे, ह्यूमन आई। सो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई इज़ वेरी वैल्यूएबल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इट्स ऑल्सो अ वेरी सेंसिटिव ऑर्गन। द लेंस ऑफ आई, एक मिनट, हम पहले डायग्राम ले लेते हैं सामने, ये थोड़ा बेटर रहेगा। सो द लेंस ऑफ आई, जो लेंस होता है, this here, this is the lens. The lens of the eye forms an angle on a light sensitive screen. Light sensitive screen है वो रहा आपका retina back here. On a light sensitive screen called retina, light enters eye through a thin membrane called cornea. तो लाइट जो है वो एंटर करता है थ्रू कॉर्निया, एंड यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं दिस पार्ट इज द कॉर्निया। तो लाइट इसके थ्रू एंटर होता है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आईबॉल। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है ये रफली 2.3 सेंटीमीटर का होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट रेज एंटरिंग आवर आईज ऑकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो जितना भी लाइट रेज का रिफ्लेक्शन होता है वो इस कॉर्निया के आउटर सरफेस से होता है। The crystalline lens, which is this part lens, the crystalline lens provides the finer adjustments of focal length required to focus objects at different distances on the retina. तो जो भी लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी उसे एडजस्ट करने का काम ये लेंस करता है ताकि इमेज जो है वो एग्जैक्टली रेटिना पे फॉर्म हो जाए। देन वी हैव iris, this part here, up and down both sides. iris जो है वो pupil size को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है। सो बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है तो उसे स्मॉलर कर देता है, एंड अगर बहुत कम लाइट है तो प्यूपिल्स को वो वाइड बना देता है। तो जो लेंस से फिर इमेज आगे प्रोसीड होता है रेटिना तक, वो हमेशा इन्वर्टेड होता है। सो इसे करेक्ट कैसे करते हैं? तो जो ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं, तो ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में ये जो इन्वर्टेड इमेज है ये अगेन इन्वर्ट की जाती है सो दैट वी कैन सी थिंग्स एज दे वेयर। Then we have power of accommodation, the ability of human eye to adjust itself such that it can see objects which are nearby and far away is called accommodation. तो आपको पता है कि आप जब चीज़ों को देखते हैं तो जो पास में चीज़ें हैं वो भी और जो बहुत दूर हैं वो भी चीज़ें आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सन को भी देख सकते हैं। सो ये जो एबिलिटी है आई की कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एट एनी डिस्टेंस को क्लियरली देख सकते हैं, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। सो द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। सो जैसे अगर आप रीडिंग कर रहे हैं एंड आप बुक बहुत ही ज़्यादा क्लोज पकड़ते हैं तो आप वर्ड्स को ठीक से पढ़ नहीं सकते, ब्लरी दिखाई देता है। सो अराउंड 25 सेंटीमीटर्स तक आप चीज़ें क्लियरली नहीं देख सकते, उसके आगे चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है एट विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन, उस डिस्टेंस को कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो जैसे ही लीस्ट डिस्टेंस है वैसे ही
farthest distance भी होता है, the farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. When the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy, तो बहुत से लोगों में एज के साथ जो आई लेंस होता है वो मिल्की या क्लाउडी दिखने लगता है। इस कंडीशन को कैटरैक्ट कहते हैं, जिससे पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन समझ लिया हमने। अब इसके साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं वो भी देखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज मायोपिया, इसे नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। तो वो पास की चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं बट दूर की चीज़ें जो हैं वो ठीक से नहीं दिखाई देती। सो यहाँ इसमें जो इमेज जो होती है, फॉर्म जो होती है, वो इंस्टेड ऑफ एट द रेटिना से पहले फॉर्म होती है। तो आप डायग्राम देखते हैं अगर यहाँ पे, तो नॉर्मल विजन में जो रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है उसके बजाय अब रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो रहा है। तो अब इसे करेक्ट कैसे करते हैं, तो आप सर्टन पावर के स्पेक्टिकल्स चश्मे यूज़ करते हैं विथ अ कॉनकेव लेंस। सो ये कंडीशन ऑकर होती है बेसिकली दो रीजंस की वजह से। फर्स्ट इज़ एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का कर्वेचर अगर बढ़ जाए तो, एंड सेकंड इज़ इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, या फिर अगर आई बॉल इलोंगेट हो जाए तो। सो दोनों ही केसेस में आप इसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ कॉनकेव लेंस। Then next condition is hypermetropia. This is also known as farsightedness. A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects. तो ऐसे लोगों को दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती है बट जो पास में चीज़ें रखी हुई हैं उनको देखने में दिक्कत होती है। इन हाइपरमेट्रोपिया द लाइट रेज फ्रॉम द क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो अनलाइक मायोपिया, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट्स का वो रेटिना पे होने के बजाय रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। इंस्टेड ऑफ रेटिना एट द रेटिना, रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। इसके दो रीजन्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ फोकल लेंथ जो है आई लेंस का दैट इज़ टू लॉन्ग, या फिर द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, या फिर आई बॉल का साइज जो है वो कम हो गया ड्यू टू सर्टन रीज़न। इसे करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे सर्टन पावर का। तो मायोपिया में हम कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे थे टू गेट द इमेज एट द रेटिना, एंड हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज प्रिस्बायोपिया। सो इसमें जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है आई का वो ओवर टाइम एज के साथ डिक्रीज होता जाता है, जिससे ऑब्जेक्ट्स जो हैं पास में उनको देखने में तकलीफ़ होती है। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रिस्बायोपिया। ये ग्रेजुअल वीकनिंग से होता है सिलियरी मसल्स के। तो ये कंडीशन आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इमेज जो है वो बिहाइंड रेटिना फॉर्म हो रहा है। इसको करेक्ट करने के लिए आप ये कंडीशन होता क्यों है, तो अगर आप डायग्राम में ये दोनों लेंस को देख सकते हैं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये लेंस जो है ये एडजस्ट हो रहा है टू फोकस द इमेज ऑन रेटिना, वाइल ये जो लेंस है ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहा ड्यू टू एज।
कुछ लोगों को मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों के कंडीशंस दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों के लिए बाइफोकल लेंसेस या बाइफोकल चश्मे यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अपर पार्ट जो होता है ग्लासेस का वो कॉनकेव लेंस से बना होता है, जिससे दूर का अच्छे से दिखाई दे, एंड लोअर पोर्शन जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का होता है, जिससे पास वाली चीज़ों को ठीक से देख पाएँ। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। सो डायग्राम आप देख सकते हैं। डायग्राम में पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। ये जो है ये लाइट एंटर हो रही है आपके मीडियम में, तो यहाँ पे मीडियम हमारा है प्रिज्म। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मीडियम जब चेंज होता है लाइट ट्रैवल का, तो लाइट रिफ्लेक्शन ऑकर होता है। सो जब भी लाइट रे पास होती है किसी ग्लास प्रिज्म से, रिफ्रैक्शन दो टाइम पे होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वो जब एंटर करेगा प्रिज्म में, एंड देन वो जब एग्जिट करेगा प्रिज्म से। सिंस द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस आर नॉट पैरेलल, क्योंकि ये दोनों सर्फेसेस जहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही हैं वो पैरेलल नहीं है, इसीलिए जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं होगा इमर्जेंट रे के, बल्कि किसी और एंगल में डिविएट होगा। तो ये जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। तो इसे एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, लाइट रे अगर पास हो रहा है पी क्यू यहाँ से, तो प्रिज्म का जो ए बी सरफेस है उस सरफेस पे जो नॉर्मल है एन डैश, ये जो नॉर्मल है यानी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, इसके साथ इस पी क्यू रे का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को कहते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है। सो अब क्योंकि पॉइंट ई पॉइंट पे अब ये पी क्यू रे ग्लास प्रिज्म में एंटर कर रही है, तो कुछ रिफ्रैक्शन ऑकर होगा वहाँ पे। वो रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो लाइट रे अगर एंटर कर रही है किसी सरफेस में, मीडियम में सॉरी, तो वो इक्वल टू इंसिडेंट एंगल उसका रिफ्लेक्टिव एंगल क्रिएट होगा। सो इस नॉर्मल के दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इतना डेविएशन होगा, रिफ्रैक्ट होगा, एंड वो लाइट रे फिर प्रिज्म में ट्रैवल करेगी until it comes out of the prism at point F। जब वो पॉइंट F से बाहर निकलेगी, अगेन यहाँ पे एम डैश ये एक नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल है। तो यहाँ से जब आप लाइट रे F से जब स्टार्ट करेगी, तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल से ये इक्वल एंगल बनाएगी यहाँ पे, जो रिफ्लेक्टिव एंगल होगा, एंड फिर वो आउटसाइड द प्रिज्म ट्रैवल करेगी। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर कोई डेविएशन या रिफ्रैक्शन ऑकर नहीं होता है तो द पी क्यू लाइट रे शुड गो लाइक दिस, बट इंस्टेड वो पॉइंट ई पे डिविएट हो रही है, एंड देन अगेन यहाँ से भी जब प्रिज्म का मीडियम वो क्रॉस कर लेती हैं, वापस एयर मीडियम में आते हैं, तो पॉइंट एफ पे अगेन वो डिविएट होती हैं। दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू मीडियम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। वाइट लाइट का डिस्पर्जन जो होता है, तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, अगेन ग्लास प्रिज्म रखा हुआ है। जब वाइट लाइट प्रिज्म पे आता है तो अगेन उसका डिस्पर्जन होगा, रिफ्रैक्ट होगा वो व्हेन इट चेंजेस मीडियम हियर,
ओके, अब प्रिज्म जो है वो वाइट लाइट डिस्पर्स करता है इनटू एरे ऑफ कलर्स। तो ये अलग अलग कलर्स उसमें से डिस्पर्स हो रहे हैं। ये कलर्स का सीक्वेंस आपको पता है, आपने रेनबो के कलर्स का सीक्वेंस सीखा हुआ है, तो वही सीक्वेंस है विबग्योर। अगर लर्न करना है तो वर्ड पता है आपको ये भी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। द बैंड ऑफ द कलर्ड कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम। तो ये जो बैंड्स क्रिएट हुए हैं लाइट बीम के, इन्हें कहते हैं स्पेक्ट्रम। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। एंड जो लाइट स्प्लिट हो रहा है कंपोनेंट कलर्स में, ये स्प्लिटिंग की प्रोसेस को कहते हैं डिस्पर्जन। एज द वाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड, डिफरेंट कलर्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। तो जैसे लाइट डिस्पर्स होता है, अलग अलग कलर्स अलग अलग एंगल्स में डिविएट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। सो फॉर एग्जांपल वायलेट एंड रेड दोनों एंड्स पे हैं स्पेक्ट्रम के। सो रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड होता है, सबसे कम बेंड होता है, एंड वायलेट सबसे ज़्यादा बेंड होता है। तो क्योंकि मीडियम के थ्रू डिस्पर्जन में या फिर एंगल ऑफ डिविएशन में चेंजेस हैं अलग अलग कंपोनेंट कलर्स के, दैट्स वाई हम ये स्पेक्ट्रम देख सकते हैं कलर्स का, अलग अलग पाथ्स में अलग अलग कलर्स ट्रैवल करने का। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन is also deviation of light from a straight line as it passes through the atmosphere due to variation in air density। तो एटमॉस्फेयर में क्योंकि एयर है, देन पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे एटमॉस्फेयर को बनाती हैं। अगेन नाउ, क्योंकि एयर जो होता है ऑन सरफेस ज़्यादा गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसका, हॉट एयर इज़ लाइटर कंपेयर टू द कोल्ड एयर। दैट्स वाई जो गर्म हवा है वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती हैं, एंड जो हेवी एयर हवा है ठंडी वो नीचे आती है। तो इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं उनमें कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं, ऊपर नीचे रोटेशन होता रहता है। अब इसका हमारे लेसन से कैसे कंसर्न आता है, तो उसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट थिंग क्या होती है, तो क्योंकि हम चीज़ों को जब भी देखते हैं, तो क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होती है एंड टुवर्ड्स अर्थ आती है, तो वो उन सारे पार्टिकल्स में से डिविएट होने लगती हैं। सो दिस इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बेसिकली, कि क्योंकि पार्टिकल्स जो अलग टेम्परेचर्स के हैं, तो उन अलग टेम्परेचर्स की वजह से उनके डेंसिटीज़ भी अलग होते हैं एयर पार्टिकल्स की। सो एटमॉस्फेयर में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे एयर डेंसिटी अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, बेसिकली चेंजेस आएंगे डेंसिटी में। तो ये चेंज इन डेंसिटी जो है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को बढ़ावा देता है। सो फॉर एग्जांपल डायग्राम में देखते हैं, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो सूरज जो है हमें सनराइज के अराउंड 2 मिनट्स पहले हमें दिखाई देता है। ऐसे क्यों होता है, तो जो हॉराइजनल लेवल है उसके पहले ही जो लाइट रेज सन से निकल रहे हैं वो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स रिफ्रैक्ट होते हैं एंड हम तक पहुंचते हैं, और हमें लगता है कि सन यहाँ पे है, राइज हो चुका है, अबव द हॉराइजन है। सो दिस इज़ द परसीव्ड पोजीशन
ये हम सोचते हैं कि यहाँ पे सन है, वेयर एज एक्चुअली सन होराइजन के नीचे होता है। ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्रैक्शन थ्रू एटमॉस्फेरिक एयर, हमें ऐसे फॉल्स पोजीशन दिखाई देती है सन की। सेम चीज़ होती है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में। तो डायग्राम में अगर आप देख सकते हैं, सन अगर डायरेक्टली ओवरहेड है तो जो डिस्टेंस है स्टारलाइट का जो एटमॉस्फेयर से ट्रैवल होगा वो बहुत कम होता है। वेयर एज अगर किसी और पोजीशन में है स्टार तो जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंसेस में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे एयर के, वेरिंग डेंसिटीज़ के, इसकी वजह से ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा एंड इसी की वजह से फिर स्टार जो है वो ब्लिंक होते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको ऐसे भी देख सकते कि स्ट्रेट स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से अर्थ तक पहुंचने में इस पोर्शन में, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑकर्स इन अ मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तो यहाँ पे क्योंकि डेंसिटीज़ अलग हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहेगा एज क्लोज एज वी गेट टू द अर्थ। और सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो इससे जो अपेरेंट पोजीशन होती है स्टार की वो स्लाइटली डिफरेंट दिखाई देती है फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन, जैसे कि हमने सन के एग्जांपल में भी देखा था। सो द फिजिकल कंडीशंस ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि वो स्टेशनरी नहीं है फिजिकल कंडीशंस, ये चेंज इन पोजीशन जो है स्टार्स का वो हल्का सा बट चेंज होते रहता है, एंड दैट्स व्हाट क्रिएट्स द इफेक्ट ऑफ ब्लिंकिंग। एंड लास्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज हेटेरोजेनस मिक्सचर of minute particles. When a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. तो जब भी beam of light इन particles से पास होता है तो लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाता है। The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. The phenomena of scattering of light by colloidal particles gives rise to Tyndall effect. The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. तो स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज़ कितना बड़ा या छोटा है उस पर डिपेंड करेगा कि स्कैटर्ड लाइट कौन से कलर की दिखाई देगी। सो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। तो बहुत ही अगर फाइन पार्टिकल्स हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स हैं बहुत ही, तो जो स्कैटर्ड लाइट होगा वो ब्लू कलर का होगा, वाइल particles of larger size scatter light of longer wavelengths. If the size of the scattering particles is large enough, अगर large enough particles हैं तो आप white light भी देख सकते हैं। ये रीज़न है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स हैं एंड उनके थ्रू लाइट स्कैटर हो रहा है, दैट्स वाई हमें स्काई ब्लू कलर का दिखाई देता है। आई होप आपको लेसन समझ में आया है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो मेरे या विक्रम सर के पास आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।